हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ चुके हैं आपके साथ एक नए एपिसोड को लेके। तो मैं हूँ सूरज और मेरे दो दोस्त शिशिर और जोशी के साथ ये बात। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, बहुत ही डिस्कशंस में है। तो ईरान और यूएसए और इज़राइल, जो कि अभी आप लोगों को पता ही है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ हर जगह है। अ वॉर दैट इज़ बिंग गोइंग ऑन फॉर सम टाइम नाउ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या हिस्ट्री है, किस वजह से वॉर हो रही है और क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि असल में वॉर क्यों चल रहा है। तो इस पे थोड़ा लाइट देंगे शिशिर भाई साहब कि यूएस क्यों अटैक कर रहे हैं इसराइल पे, इसराइल के साथ मिलके ईरान पे, क्या रेजीम, किस वजह से ये सब चल रहा है। यार बहुत लंबी टाइमलाइन है इसकी, क्योंकि जी अभी की बात नहीं है और बहुत लंबी हिस्ट्री है। आई थिंक हिस्ट्री पे हम ना जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बिल्कुल। लोगों को नींद आने लग जाएगी हिस्ट्री पे जाएंगे हम तो। रीसेंट इवेंट्स में बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट में बता दें। जी, शॉर्ट में बता देते हैं। इसराइल ना, इसराइल इज अ प्रॉक्सी ऑफ यूएसए। ठीक है। और जब आप कैंपेन देखते हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प का, तो आपको कई वीडियोस में ये नजर आएगा कि जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो अवॉइड करते हैं ईरान का टॉपिक। यस। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प का मेजर फैक्टर ही यही था कि ही इज अ मोर एग्रेसिव लीडर, पॉलिटिकल लीडर। ठीक है। वो जब भी ईरान की बात होती तो सीधा वो बोलते थे, आई विल स्टॉप देम। तो ये कुछ आई थिंक एक ईरानी रेवोल्यूशन था 1979 में, जहां पे जो यूएसए के ये कह सकते हैं कि प्रॉक्सी बन के ईरान में रूल कर रहे थे। ही वॉज द किंग एट दैट टाइम। ही वॉज ओवरथ्रोन, ओवरपावर्ड, एंड ही यस। वॉज ओवरथ्रोन। पर्शियन किंग थे वो। और शाह कहने जाने अ, वाले, हाँ। हाँ, शाह। एंड he was more involved in like more involved with यूएस। उस समय उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बिल्कुल। यूएसए और इनका। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उनके एक सुप्रीम लीडर खामेनी आ गए इन द पावर। और क्योंकि मेजॉरिटी उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशन, मतलब इस्लामिक, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर आई थिंक सिया और सुन्नी। आई जी डोंट जी। रिमेम्बर द शिया एग्जैक्ट नेम। कम्युनिटी, यस। तो सिया कम्युनिटी की है। तो वहां पे ना इनको एज अ, क्योंकि ये सुप्रीम लीडर थे उस समय, एंड ही वाज अ डिवोटी। हम्म। इनको कह सकते हैं एक डिवोटी की तरह माना जाता था। एंड ही वाज अ बिट क्वाइट इंटेलेक्चुअल पर्सन। एज अ पर्सन मैं बोल रहा हूँ, मुझे उनके लॉज क्या उन्होंने फोर्स किए क्या नहीं हम्म। किए मुझे नहीं पता। ठीक है। बट तो ही वाज अ जब लॉ इंटेलेक्चुअल नहीं, जब लॉ पर्सन। लॉ एनफोर्स करते तो उसमें तो इंटेलेक्चुअल वो होना चाहिए ना। अब बिना इंटेलेक्चुअल का मतलब नहीं वैसे नहीं, तो लॉ नहीं कह सकते जिसने उसने किया है। अब पता यार भी तो देखो, क्या क्या लॉस किए उसने। नहीं यार देखो, वो तो। नहीं मैं एक हाँ। चीज, नहीं जी जी बोलिए। मैं एक चीज बताता हूँ कि यार देखो क्या है ना कि इनके, अगर आप कम्युनिटी में जाओगे ना तो उनके यहाँ लॉज ही ऐसे बने हुए हैं। हाँ, शरिया लॉ वो हमारे यहाँ अलग ही बने लेडीज, हुए हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ जो गर्ल्स हैं, हमारे यहाँ जो लेडीज हैं, उनको हम माँ दुर्गा की तरह पूछते हैं। इनके आपने सुना है कभी कोई ऐसा भगवान जो अ, तो ये नहीं है यार, उनके में है ही नहीं। उनके में है ही नहीं। तो वाई टू क्वेश्चन एनी वंस रिलीजन। इससे अच्छा भाई वी डू नॉट गेट इन टू इट, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है भाई। हमें अपने भगवान से मतलब है, हमें अपने से मतलब है। तो ये एक ओवर पावर कर गए थे, एंड ही बिकेम द लीडर, सुप्रीम लीडर ऑफ यस। ईरान ओवर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन 1979 में रिजीम चेंज हुआ था, और तब से लेके अब तक हम्म। आई थिंक उनकी डेथ का डे मुझे नहीं पता। और 2026 तक, अभी तक वो थे फेब में। जी। एंड एक जो टेंशन लाइक चल भी रही थी, अगर आप सूरज इस पे ज्यादा बात करेंगे कि हम्म।
न्यूक्लियर डील को लेके बहुत बात चल रही थी, एंड यूएस की तरफ से ये बोला गया था कि वी डोंट वांट कि ईरान जैसी कंट्री, इस्लामिक कंट्री, अ कंट्री विद लाइक मोर ऑफ अ रिवोल्टिंग पीपल, उनके हाथ में न्यूक्लियर बटन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो वहां से थोड़ा सा ये एस्केलेशन ज्यादा शुरू हुआ, एंड 2000 के आसपास आई थिंक एक डेवलपमेंट आई कि भाई ईरान हैज स्टार्टेड ऑलरेडी हैज स्टार्टेड मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। यस। तो आप इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं क्योंकि आपको जी। यूएस की तरफ से ज्यादा नॉलेज है। मुझे जो मैं ईरान की तरफ से बता देता हूँ कि ईरान ने फिर 2015 में एक डील साइन की थी हम्म। कि विद विद यूएस कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम अपनी सिर्फ एनर्जी के लिए उसको यूज करना चाहते हैं। हम्म। एंड और वर्ल्ड में आई थिंक उस समय बहुत बड़े बड़े लीडर्स उस समय आए थे इन ईरान, यस। इवन फ्रॉम इंडिया सम डेलीकेसी वाज देयर। या। और इंडिया के कनेक्शन भी बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ, ऐसा नहीं कि ईरान के साथ है नहीं, हमारे काफी आई थिंक गैस हमारी वहीं से आती है, एंड काफी कुछ हमारा इंपोर्ट हम करते हैं वहां से। तो अच्छा खासा हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनके साथ। तो वो मतलब क्या कहते हैं, वो डील हुई तो हमें ये लगा कि फाइनली एक टेंशन जो यूएस और ईरान के बीच में वो काम डाउन हो गई है, बिकॉज बिल्कुल। आई थिंक पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई चलो लाइक एक डील साइन हो गई है, एंड ट्रेड्स भी स्टार्ट हो गए थे यूएस और ईरान के बीच में, बिल्कुल। काफी कुछ शुरू हो गई थी बातचीत ऑन ऑन ग्राउंड। फिर दिस डोनाल्ड ट्रम्प पर्सन, मैं इसको फिर से बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ, द स्टूपिड पर्सन आई थिंक, एंड कोई नहीं पसंद ही हैज करेगा, कोई नहीं पसंद करता उसको। नहीं नहीं, और उसे मैं खुद के सही लोग ही बताऊं पसंद नहीं अब, करते हैं। वही अब ही हैज वॉकड इनटू अ डेथ ट्रैप। मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज वॉकड इनटू अ डेथ ट्रैप, और दिस कुड बी द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, बिकॉज जो उस पे हम आगे बात करेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज वॉकड इनटू अ ट्रैप। 2018 में ये पावर में आए और इन्होंने पावर में आते ही बोल दिया कि मैं इस डील से विड्रॉ कर रहा हूँ, और ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए। यस। नाउ अ स्टूपिड फेलो, लाइक आपका ऑलरेडी, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है ईरान से कि आपका ऑलरेडी एक कामनेस चल रही है, एंड ठीक है, यूएस वाज थिंकिंग कि ईरान एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स सीक्रेटली बना रहा है, हम्म। बट दिस कुड बी हैंडल्ड इन अ प्रिटी इजियर वे। बहुत आपको डिफरेंट और वे से हैंडल आसान, किया इतनी, जाए, बिल्कुल। बिल्कुल डिप आउट ऑफ डिप्लोमेसी, आउट ऑफ अदर थिंग्स आप कर सकते थे, बट आपने उस डील से ही आप हट गए, बाहर आ गए। और एकदम से, क्योंकि उस समय ना डोनाल्ड ट्रम्प जब नए नए पावर में आए थे तो उनका एक पैटर्न देखा गया था कि सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे थे। बिल्कुल। इवन पाकिस्तान से भी उनको बड़ी नफरत थी उस समय, उस जब टाइम वो पे तो पहली पहली कैंपेन में बार। भी उन्होंने बोला था कि अगर इफ आई विल कम इनटू पावर आई विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ ईरान। ये उनके खुद अपने शब्द हैं उनके कैंपेन, आई विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ हाँ ईरान। तो I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. ईरान। तो हाँ तो जो भाई अब इलेक्शन में बोला वो तो करना ही पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से ये एक रीजन था। मैं ईरान की तरफ से ये कह सकता था कि इसको और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। यस। अच्छा, अब ईरान, रिसेंट एस्केलेशन में ईरान से क्या गलती हो गई? ईरान से गलती ये हुई कि ईरान ने हमस में जो हिजबुल्ला और हमस के टेररिस्ट हैं उनको हम्म। फंडिंग कर दी। एंड उन्होंने, क्योंकि ईरान और इसराइल की बनती नहीं, ये बहुत लंबी स्टोरी है और ये बिल्कुल। सबको पता है, ठीक है, ऑन पेपर किसी को नहीं। तो वो जो रिसेंट अटैक हुआ, दैट एस्केलेटेड अ प्रॉब्लम बिटवीन इसराइल एंड ईरान, ईरान। और यस। एक 12 दिन की डायरेक्ट वॉर हुई थी जनवरी, आई थिंक जनवरी नहीं, जून 13 से लेके 24 के बीच में, 2025 में 12 दिन की। और ऐसा कहते हैं कि इसराइल ने मैसिव एयर स्ट्राइक हम्म। यस। किया था, ये हम्म। बोल के कि हमने उनके न्यूक्लियर जो
फैसिलिटीज है फैसिलिटीज है। उस पे बॉम्ब डाल हाँ। दिए हैं एंड इट इज ऑल डिस्ट्रॉयड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड इन रिटेलिएशन इसराइल ने मतलब ईरान ने उस समय बैलिस्टिक्स करीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी थी इसराइल में। तो हालांकि मोस्ट ऑफ देम गॉट इंटरसेप्टेड क्योंकि उनके पास आयरन डोम है, उनके पास अच्छे इंटरसेप्टर्स हैं। यस। बट दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ वॉर बिटवीन इसराइल एंड ईरान, जो अब थोड़ा सा ना ज्यादा बढ़ के आ रहा एस्केलेट हो है। यस। गई है, बढ़ गई है। बिकॉज आई थिंक अब ना ईरान इसराइल को एक प्रॉक्सी सपोर्ट है यूएस से, एंड इट इज गोइंग ऑन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इज द करेक्ट टाइम, बिकॉज अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो उनके टॉप टीयर के जितने भी लीडर्स थे उनको दे हैव ऑलरेडी शट देम डाउन हम्म। एंड शॉट देम डाउन ऑलरेडी। एंड रिसेंटली जो उनके एयर स्ट्राइक्स भी हुए, आप देखो उनके सुप्रीम लीडर ही इज डेड। या। जो उनका सेकंड सुप्रीम लीडर बने वो विद इन आई थिंक वन आवर्स। डे ही गॉट यस। शॉट डाउन, विद इन आवर्स ही गॉट शॉट डाउन। तो आई डोंट नो आप अब सूरज थोड़ा सा सूरज जोशी थोड़ा लाइटन अप करेंगे कि भाई यूएस क्या सोच रहा है, और यूएस मतलब क्या यूएस फंस गया है ये करके, कि या फिर मतलब इट इज अ वे आउट की मतलब ठीक है यूएस अपनी कुछ सोच है। यूएस की क्या सोच है, मतलब मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इस वॉर के पीछे यूएस की सोच क्या है। क्या वो हम्म। ईरान को बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं, डिमोलिश करना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? तो अगर हम यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले से ही, जब आपने जैसा बताया कि पहले से ही यूएस और ईरान बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो उस दोस्ती का कारण ऑयल था, ऑयल रिजर्व्स। ईरान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल। तो उसी के कारण दोस्ती थी। तो बाद में सब लड़ाई वगैरह हुए तो डिस्प्यूट वगैरह हुए, अभी वो एनिमीज़ हैं। तो अगर यूएस ये सोच रहा है कि अगर करंट रेजिम में जो भी है, जितने भी पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स हैं ईरान के करंटली अभी जितने भी बचे हुए हैं, अगर उनको मैं वाइप आउट कर दूं, यूएस बेस्ड कोई एक लीडर को ले आए, तो सारा ऑयल कंट्रोल उनके अंडर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, फुल्ली फंडेड ऑयल रिजर्व्स उनके पास आ जाएंगे और फुल कंट्रोल्ड नेशन एक उनके हाथ में आएगा, जिससे कि उनका फ़ायदा ही होगा और कुछ नहीं। उससे क्या होगा, उनके पास ज़्यादा सप्लाईज होंगे। फिर उनके जो डिफेंस कंपनीज है, लॉकहीड हो गया या फिर नॉर्थरूप ग्रूमैन हो गया, ये सब इस वॉर से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और मनी जो बना रहे हैं, बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में। यूएस यही सोच रहा है कि हम किसी भी तरह से इजराइल का साथ दें और ईरान को अपने हाथ में किसी भी तरह से ले आए। अगर ईरान हाथ में आ गया ना, तो रशिया और चाइना, ये जो दो सुपर पावर्स अलग बैठे हुए हैं, इनको चोक कर सकते हैं। क्योंकि ईरान का जो तेल, रशिया 90% जो तेल इंपोर्ट करता है वो ईरान से करता है। ईरान अगर यूएस के हाथ में आ गया तो रशिया विल बी चोक्ड। दैट इज द मेन थिंग। और रशिया विल बी चोक्ड एंड चाइना विल ऑल्सो विल बी चोक्ड। तो ये है यूएस का पर्सपेक्टिव। लेकिन एक बड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको पता होगा कि 2003 में जब इराक वॉर हुआ था, यूएस इराक वॉर, तो सद्दाम हुसैन को उनको यूएस ने पकड़ के लाया था और पब्लिकली एग्जीक्यूट किया था उनको। तो वो यूएस को लगा था कि ठीक है, हमने उनके डिक्टेटर को ले आए, उन वो सब ख़त्म कर दिया, अब एक पीसफुल कंट्री, पीसफुल नेशन होगा इराक। लेकिन क्या हुआ, आईसिस पैदा हो गया। सीरिया और इराक के बीच में आईसिस पैदा हो गया, एक अलग ही टेररिस्ट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप। तो अभी यूएस जो कर रहा है ईरान के साथ, तो मुझे नहीं लगता कोई पीसफुल डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट फिर से बन पाएगा ईरान में, अगर वो इस रेजिम को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प भले ही कितना कुछ बोले कि दिस इज द गवर्नमेंट इज नाउ फॉर योर टेकिंग, फॉर द ईरान पीपल टेकिंग, वो भले ही कितना कुछ बोल लें, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर पूरी तरह से ये रेजिम को ख़त्म कर दिया गया, तो एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है ईरान में, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए बिल्कुल ही खतरे से भरा होगा, बहुत ज़्यादा भरा होगा। और आप देख ही चुके हैं कि अगर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अपने पे आ गए तो क्या कर रहे हैं, वो सारे गल्फ नेशंस पर अटैक करने पे तुले हुए हैं। यूएई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, आप देख रहे हैं। यूएई वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज माना जाता था, तो
अब देख रहे हैं अब क्या हो रहा है उसके साथ, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो आई डोंट थिंक यूएस ने इसराइल के साथ मिलके जो वायलेंस का रास्ता चूज किया है, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे टू एक्चुअली डू एनीथिंग। तो तो जोशी भाई, तो क्या सोच रहे हैं कि यूएई जो अब हम बात कर रहे थे सबसे सेफेस्ट कंट्री, तो इस पे क्या हो जी? हाँ, तो वही बोल रहा था कि मतलब पहले ये चीज शुरू करेंगे कि हम ईरान ने यूएई को अटैक क्यों किया, ठीक है। हम्म। मतलब मिडिल ईस्ट के लाइक करंट कॉन्फ्लिक्ट में एक मोमेंट ऐसा है अभी कि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि लाइक जब यूएई पर लाइक मिसाइल्स और ड्रोन आए, तो सब एक तुरंत एक सवाल आया कि जब यूएई वॉर का डायरेक्ट हिस्सा ही नहीं है, तो ईरान ने यूएई पर अटैक क्यों किया, ठीक है। तो अगर देखा गया कि लाइक वॉर का मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसराइल और यूएस के, इसराइल यूएस और ईरान के बीच चल रहा है। हम्म। लाइक यूएई ने ना वॉर डिक्लेयर किया है, ना ही बैटल पे डायरेक्ट फाइट भी हो रही है। लेकिन अगर हम मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा डीपर समझे तो हमको पिक्चर थोड़ा लाइक एकदम लाइक क्लियर हो जाती है। लाइक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएई में यूएस का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है। ओके। यूएई में कुछ इंपॉर्टेंट अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटीज है, जिसमें अल अल दफरा एयरबेस जो है मेन यूएस का, वो यहाँ इसमें है, अपने यूएई में। और ओके। ईरान के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बेसिस अमेरिका के यूएस मिलिट्री नेटवर्क का पार्ट है जो ईरान को सराउंड करता है। अच्छा। राइट। ओके। सो इसलिए ईरान का मैसेज बेसिकली ये था, अगर रीजन से ईरान पर अटैक लॉन्च होगा तो रीजन को भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा बेसिकली। फेयर मतलब इनफ। अ, हाँ, तो मतलब ईरान यूएई को जरूरी नहीं कि एक एनिमी कंट्री की तरह टारगेट कर रहा है। ईरान ज्यादातर उन अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स को टारगेट कर रहा है जो गल्फ कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं वो। तो इस मूव का एक और स्ट्रेटेजिक लेयर भी है कि गल्फ कंट्री जैसे यूएई पर प्रेशर क्रिएट करके ईरान इनडायरेक्टली लाइक यूएन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चाहता है। आइडिया ये है शायद कि कंट्रीज लाइक यूएस स्टेट पर प्रेशर डाले ताकि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने से रोका जा सके और वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में ना फैला जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है ईरान की तरफ से, हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि यूएई का इसमें रेस्पॉन्स, यूएई का लाइक यूएई ने क्या रेस्पॉन्स दिया इसका फिर बाद में अटैक में। तो हम्म। आपका जब अटैक हुआ है यूएई पे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए, रीजन के डिफेंस नेटवर्क के साथ मिलकर इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्ट किया है एंड मेजर सिटीज को प्रोटेक्ट भी किया है। ऐसा नहीं कि पूरा लाइक सिटीज गया, बट मेन मोस्ट डैमेजेस एक्चुअली वो लोग अवॉइड कर चुके हैं। तो लेकिन लाइक थोड़ा बहुत नुकसान तो सहना पड़ा यूएई को भी ऑफ कोर्स। और ईरान ने कहा है कि वो नेबरिंग कंट्रीज पर फर्दर लाइक इसी लाइक वजह से यूएई जो अटैक है, कंसर्न और डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो काफी स्केल तक बड़ा नहीं है। कुछ ही टाइम बाद ईरान ने गल्फ के नेबरिंग कंट्रीज को एड्रेस भी करा है कि वो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने रिग्रेट एक्सप्रेस किया है कि इन स्ट्राइक्स ने नेबरिंग कंट्रीज अफेक्ट हुए हैं, और ये भी ओके। क्लैरिफाई किया कि ईरान अपने गल्फ नेबर के साथ वॉर नहीं चाहता है। लेकिन अपोलॉजी के साथ वार्निंग भी दी थी ईरान के जो गवर्नमेंट है कि ओके। ईरान ने कहा है कि वो नेबरिंग कंट्रीज पर फर्दर अटैक अवॉइड करेगा जब तक उनकी टेरिटरी से ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया जाता है। मतलब ईरान एक डुअल मैसेज भेज रहा है, एक तरफ रियोसरेंस अपने नेबर्स को, और दूसरी ओके। तरफ एक क्लियर रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है कि फॉरेन मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर। बेसिकली सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो यूएई पर अटैक डायरेक्टली हॉस्टिलिटी का इशू नहीं है, ये एक बॉर्डर स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो एक बड़े जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है जिसमें यूएस, इजराइल और ईरान इन्वॉल्व है। और ओके। इसी वजह से मिडिल ईस्ट की सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर यूएई पर अटैक हुआ है तो फिर भी उस दुनिया का सेफेस्ट कंट्री क्यों माना जाता है, ठीक है, जो मेन सवाल है अभी। तो इसका आंसर ये है कि सेफ्टी के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो यूएई को दुनिया का सेफेस्ट कंट्री में इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां का डेली लाइफ और लाइक क्राइम रेट बहुत लो है।
दुबई और अबू धाबी ऐसे सिटीज में वायलेंट क्राइम बहुत कम है, लॉ एनफोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट है और पब्लिक सिक्योरिटी सर्विस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ओके। रेसिडेंट्स और टूरिस्ट के लिए एवरीडे लाइफ लाइक वहाँ अभी भी काफी सिक्योर है। लेकिन इंटरनल सेफ्टी और जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट दो अलग चीजें होती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक कंट्री के अंदर से बहुत सेफ होती है, लेकिन अगर रीजन में वो वॉर एस्केलेट हो जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ोसी कंट्रीज पर भी आ सकता है। इसलिए मिडल ईस्ट जैसे स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव रीजन में सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली वही दो सेफ्टी के दो अलग अलग होते हैं। इंटरनल सेफ्टी गॉट अलग इट। होता है और बाहर से जो आता है सेफ्टी अलग होता है। तो तो ईरान ने एक मैसेज भेजा है कि कभी कभी कंट्रीज पर अटैक इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एनिमी होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड के बीच में खड़ा होता है। जैसे कि ईरान और इसराइल के बीच में जो यूएई है, जिसमें मिलिट्री बेस है, वो एक चेसबोर्ड के साथ खेलते हैं यूएस, क्योंकि उसमें मिलिट्री बेस है। तो बेसिकली वो वही बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे एनिमीज नहीं है, हम तुम पर इसलिए वार करें क्योंकि तुम्हारे रीजन में यूएस की जो बेसेस हैं वो हम पे अटैक हो रहे हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। पॉइंट। तो इसका हाँ, तो इसलिए यूएई अभी भी लोगों के लिए रहना और काम करने के लिए दुनिया का सेफेस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। लेकिन ये इंसिडेंट हमें ये भी दिखाता है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट कितने भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो हाँ, ओके। सेफेस्ट कंट्री है अभी भी, बट जियो पॉलिटिक अब बाहर से वॉर आ रहे हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं, उसमें हम यूएई वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट नोटेड। मतलब दुनिया में कोई भी एक सेफेस्ट प्लेस है तो कुछ भी, बट एक बॉम्ब से जैसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि दिस इज नो मोर सेफेस्ट प्लेस करके। ओके। तो दिस इज व्हाट मेरे तरफ से व्यूज थे। एनी एडिंग पॉइंट्स? यार मेरे को ना ये लगता है कि ईरान ने अ, मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। ईरान ने ना बहुत बड़ी गलती की है यूएई और इन सब जैसी कंट्रियों पे अटैक करके। कैसे? बिकॉज अब जो रिजीम बन रहा है ना भाई, क्योंकि आपने क्या किया है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में दिक्कत ये है कि उनके पास ना खुद का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यस। इसीलिए ने यूएस ने उनको एक एश्योरेंस दी थी कि आप पर कभी भी कोई अटैक होगा, आप पर कभी भी कोई अटैक होगा तो हम खड़े हैं, लाइक हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। बिल्कुल। अब यू कैन सी, लाइक देयर अ प्राउड सेइंग कि देयर आर टू फेसेस ऑफ द कॉइन्स। तो अब पॉजिटिव फेस ये है कि पॉजिटिव फेस फॉर यूएसए ये है कि भाई अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी कहीं ना कहीं वो ये तो सोचेंगे ना भाई, क्योंकि आपने उनके ऊपर मिसाइल्स डाली हैं ईरान ने। तो देखो, हैविंग सेड दैट, बहुत सेफ हो, कुछ भी हो, या फिर मेजर सिटीज पे आपने अटैक नहीं किया है, लेकिन इनकी इकोनॉमी चलती ही तीन चार चीजों पे है। पहली, फ्लाइट मैनेजमेंट, जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दूसरी, इनका टूरिस्ट। यस। ठीक है। तीसरी, इनकी अपनी ऑयल रिफाइनरीज। बिल्कुल। ठीक है, जो कि लीस्ट है। ठीक है। आपका टूरिस्ट तो सबसे पहले हिट हुआ, क्योंकि उस बिल्कुल। एरिया में टूरिस्ट सेफ है ही नहीं। ठीक है। तो इकोनॉमिकली तो वो हिट हो गए हैं। ठीक है। अब ना उनको टूरिस्ट को वापस अट्रैक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। मानो या ना मानो, भाई एक बार कंट्री हिट हो जाती ना, तो वो डर फिर बैठ टाइम जाता लगता है। है इंसान को। बिल्कुल। डर बैठ जाता है भाई, आज अटैक हुआ है कल फिर हो जाएगा, क्या जा रहा है। वही। भाई यूएस तो ऐसा पागल सांड है ना कि मतलब वो तो कहीं से भी करेगा कुछ भी। भाई स्पेन ने मना किया, स्पेन के प्रेसिडेंट ने मना किया कि आप हमारे, यूएस का रिटर्न स्टेटमेंट आया कि हम तो यूज करेंगे, आपको जो करना हो कर लो, क्योंकि हमारे तो एयरक्राफ्ट वहां लैंडेड है। तो इट इज लाइक दैट। तो हैविंग सेड दैट, यूएई ने बोला है कि ईरान ने बोला है कि अगर दोबारा से यूज होगा, यूएस बेसिस यूज होंगे फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, तो हम फिर अटैक करेंगे। हम्म। तो क्या गारंटी है कि यूएस अंडर अंडर अ क्लाउन प्रेसिडेंट लाइक डोनाल्ड ट्रंप
कैसे लाइक ही विल नॉट यूज दैट मिलिट्री बेसिस? क्या गारंटी है? कोई वही। गारंटी नहीं है भाई। अब इसका पॉजिटिव वे ये है यूएस के लिए कि भाई हम गल्फ कंट्रीज भी उनके साथ हैं। कल को अगर उनको यूएन यस। में या कहीं पे भी प्रेशराइज किया जाता है तो भाई उनके अपने यूएई कुछ तो मिलिट्री है ना। अब उनको अटैक करना है, अपने सोल्जर्स लैंड करने हैं ईरान में, तो बेस्ट वे आउट इज फ्रॉम मिडिल मिडिल ईस्ट, फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, बिल्कुल। है ना। अब द अदर वे अराउंड इज कि भाई दिस दिस इज द पॉजिटिव वे। अब नेगेटिव वे ये हो गया भाई, यूएस पर से अब जो कंट्रीज के ऊपर बेसिस बना रखे हैं यूएस ने, फॉर एग्जाम्पल यूएई। अब यूएई पे बेस बना हुआ था यूएस का। नाउ इट इज अ थ्रेट फॉर देम, ठीक है, इट इज अ थ्रेट फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। कि भाई आपने तो हमको बोला था कि हम आपको सेव करेंगे, पर आप तो भाग गए लास्ट मोमेंट पे, आपने तो कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर अटैक तो होने मिसाइलें दिया। गिर रही थी, आपकी तरफ से कोई अटैक, हाँ आपने तो बोला था अटैक होने नहीं देंगे, आप हमारे ऊपर तो अटैक। यार फेमस फेमस होटल पे, पाम जुमेरा में फेमस होटल पे मिसाइल गिरी है। बिल्कुल। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कोई छोटी गिर बात रही नहीं है। है। एयरपोर्ट पे गिर रहा है, इतना वही सेफेस्ट ना, एयरपोर्ट। तो कोई छोटी छोटी बात नहीं है कि जो ये सब हो रहा है। तो अब ना, अब ये जो दूसरे माइंडसेट में आएगी यूएई की, भाई अब हम क्या करें। अब यूएई ने बड़ी मतलब फनी चीज की है, लेकिन उनका एक एग्रीमेंट साइन है पाकिस्तान के साथ भी, कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी वहां जा सकती है मिलिट्री हेल्प के लिए, क्योंकि यूएई के पास अपनी खुद की मिलिट्री नहीं है। उनका अपना देश नहीं संभल रहा है, वो वहां क्या जाएंगे। अच्छा, लेकिन भाषणबाजी बंद नहीं होती है। मेरे को दिक्कत इस बात से है, भाषण नहीं बंद हुआ है। भाषण ये चल रहा है कि ईरान, अब क्या दिक्कत क्या है ना, कि ईरान भी बहुत अच्छा दोस्त है, और यूएस के डॉलर्स पे तो आप पल ही रहे हो, आप चल ही रहे हो, वरना कब के खत्म हो गए होते। तो वो जा नहीं पा रहे हैं ईरान की हेल्प करने। भाई एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तान शुड बी द फर्स्ट कंट्री टू रीच ईरान। वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भाई यूएस के अगेंस्ट कैसे जाएं। उनके गलती से अपने भी ईरान बेसेस के हैं, साथ यूएस के अपने बेसेस हैं पाकिस्तान में। गलती से भी ईरान के साथ दिख गए तो यूएस तो खत्म कर देगा तुमको। वही ना। तो एक, तो ये आप फंसे हैं, ये तो खैर अलग बात है। बट द मेजर कंसर्न इज कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हमें क्या मतलब, यूएई जले मरे हमसे क्या मतलब, हम तो इंडियन है, ठीक है। हमसे क्या मतलब भाई, अच्छा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है भाई, वहां से शिफ्ट होके आदमी इंडिया ही आएगा। टैक्स बचाने के लिए इंडिया गए थे, अब जान बचा बचा के वापस आ रहे हैं। अब तो वहां पे भी टैक्स लगा दिया है, अब क्या द है। नहीं, चलो टैक्स तो बहुत कम है वहां पे यार, मतलब हाँ। अभी भी टैक्स फ्री है, काफी चीजें टैक्स फ्री है वहां पे। लेकिन यार आप ये सोचो ना, आप प्लेन में बैठ रहे हो, आपके बगल में दो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, वही। मिलिट्री एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट कर रहे हैं वो। इतना बुरा हाल है। और मैं कहता हूँ एक बैलिस्टिक मिसाइल आके आपके एयरक्राफ्ट में लग गई, क्या क्या कर लेगी वो, कम क्या कर लेगा वो एयरलाइन। पहले तो एयरप्लेन गिर जाएगा ना, बाद में तो जो करना है करोगे, पहले तो एयरप्लेन ही गिरेगा ना। तो मतलब बड़ी मतलब बड़ी वैसी चीज है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया का स्टैंड ना अब बहुत क्रूशियल टाइम आ गया है। आई थिंक क्रूशियल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देयर विल बी अ टाइम, आप अभी ऑब्जर्व करोगे, देयर विल एक समय ऐसा आएगा जब यूएस बोलेगा कि इंडिया हमें अपने बेस, अगर ये वॉर कंटिन्यू रही, हमें अपने बेसिस दो, हमको वहां से ऑपरेट करना है। हम्म। बिल्कुल। देयर विल बी अ टाइम, और आप ये देखिएगा ये आएगा समय। उस समय इंडिया क्या कहती है, ये बड़ी चीज है। क्योंकि अभी भी आप देखो ना, अभी भी उनकी भाषणबाजी शुरू है यूएस वालों की, कि यूएस डिप्लोमेट्स आर ऑलरेडी सेइंग कि भाई अ, हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के चाइना के साथ साथ की गया थी। था, यस। Okay, वी correct. वोंट अलाउ इंडिया टू बिकम दैट competitive पार्टनर दैट वी मेड विथ चाइना, सो हाँ।
तो वो रीजन है ना भाई, क्योंकि उनको पता है आने वाले 15 साल में इंडिया विल बी सम मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आप नहीं नेगोशिएट कर पाओगे इंडिया से भाई। बिल्कुल। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि आई थिंक नाउ टाइम हैज कम कि भाई इंडिया शुड टेक अ स्टैंड। अगर इंडिया को बोला जाता है कि अपने बेसिस दो, मिलिट्री हम्म। बेसिस हमको यूज करने हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार बेसिस यूज करने दिया तो फिर वो वहां से नहीं हटेंगे। बिल्कुल, वो और लेते लेते जाएंगे उल्टा। करेक्ट। तो इससे अच्छा आप सीधा मना करो, नहीं, ना हम इस वॉर में आ रहे हैं, ना बिल्कुल। हमें इस वॉर से हमारी लैंड से कोई कोई लेना देना है। मिलिट्री एक्टिविटी चाहिए, ना राइट। हमें कोई मतलब है। आपको टैरिफ इम्पोज करने आप कर दो, करने दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए वो अभी स्ट्रेटेजिक अभी उनका करे थे। वो जो ईरानियन शिप को अटैक किया था ना, वो जानबूझ के कन्याकुमारी के अराउंड उन्होंने अटैक किया था ताकि इंडिया को प्ले में ला सके कि आपके विसिनिटी में अटैक हुआ है, तो इसी वजह से। वही ना। बट ईरान ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दे दिया है कि वी हाँ। थैंक इंडिया फॉर रेस्क्यूइंग आवर पीपल फ्रॉम दैट वॉरशिप। अब क्या कर लेंगे डोनाल्ड ट्रम्प? इसलिए मैं डोनाल्ड ट्रम्प को लिए कह रहा था कि ही हैज वॉकड इनटू अ ट्रैप नाउ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जो, कहते नहीं, एक ऐसा आदमी जिसके पास 3,000 4,000 मिसाइल्स हैं एंड स्टिल काउंटिंग। उनके पास हम्म। कितनी मिसाइल है नहीं पता लोगों को। ठीक है। इसराइल के पास जो आयरन डोम है, वो कितने इंटरसेप्ट कर लेगा? कितने इंटरसेप्ट कर लेगा? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि दे हैव वॉकड इनटू अ ट्रैप, कि भाई हम ईरान को इजिली हरा देंगे जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया है। और आपकी बात बिल्कुल सही है। दिस ऑल फाइट, मुझे ऐसा लगता है ना, ये सारी फाइट सिर्फ एक ही चीज के लिए है, वो है ऑयल। बस, और करेक्ट। कुछ नहीं। करेक्ट। सिर्फ बिल्कुल। ऑयल के लिए वेनेजुएला पे अटैक इसीलिए हुआ ताकि ऑयल हम ऑयल। कैप्चर कर सकें। ठीक है। उसके बाद अभी वो पागल आदमी दूसरा, एक वॉर खत्म नहीं है, उसने दूसरी वॉर अनाउंस कर दी है कि क्यूबा पे अटैक करेंगे। लाइक, आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? मतलब आप अपने जो आपका वर्किंग ईयर्स हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, आप सिर्फ इसलिए याद रखे जाओगे कि आपने यहाँ अटैक कर दिया था, वहां अटैक कर दिया था, आपने ये कर दिया था, आपने वो कर दिया था। तो इट्स वेरी इंडिया सैड टू सी इंडिया दिस। बेसिकली सबके साथ एक अच्छा डिप्लोमेसी, लाइक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रही है। ठीक है, अभी इसराइल के साथ अभी अच्छा रिलेशन मेंटेन करके आई है। और रिसेंटली भी फिर ईरान भी, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है, क्या, स्ट्राइट ऑफ हाँ, हॉर्मस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, वो यूएस इसराइल पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बंद कर चुके हैं। बट इंडिया एंड थोड़े एशियन कंट्रीज बस उन लोगों के लिए खुला रखा हुआ है, क्योंकि यार मेरा ये वो मानना एक है ना कि इंडिया को, हाँ, एक एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना यार, जहां पे इंडिया को आना एक स्टैंड पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। अगर एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। कभी ना कभी, क्योंकि क्योंकि आप देखो, यू हैव अ वेरी गुड टर्म्स विद इजराइल, यू हैव अ हम्म। वेरी गुड टर्म्स विद ईरान एज वेल, यू हैव अ वेरी गुड टर्म्स विद रशिया। अब आप इंडिया की वो सोचो, सिचुएशन सोचो कि आप अगर ईरान को सपोर्ट करने जाओगे तो इजराइल जो आपको बहुत पुराना दोस्त है, यूएस जो आपका बहुत पुराना दोस्त है, दोस्त तो नहीं है वो तो, खैर कोई फायदा नहीं, यूएस रहे ना स्ट्रेटेजिक रहे। पार्टनर ही बोल देंगे, तो और ज़्यादा कुछ नहीं है। इजराइल, हाँ, इजराइल आपके लिए मतलब फिर एक बड़ी एनिमी बन जाएगी। उसके बिल्कुल। बाद अगर आप इजराइल के साथ खड़े रहते हो, तो देन अगेन ईरान के पीछे कौन है? ईरान के पीछे तो भाई रशिया और चाइना है। बिल्कुल। ठीक है। तो देन यू आर पिकिंग अप अ फाइट अगेंस्ट योर बिगेस्ट फ्रेंड रशिया, और उसके बाद चाइना। तो आई थिंक एट एट दिस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड बी न्यूट्रल। उन्हें कोई मतलब नहीं हाँ, होना मतलब चाहिए भाड़ एक्चुअली में। क्योंकि और इंडिया इंडिया दोनों इसराइल ईरान को बोलेगी ना कि भाई तुम लोग का है, भाई तुम देखो हम क्यों बीच में है। अब हम तीन में हाँ से तो कोई है, ठीक है, मैं और सूरज लड़ रहे हैं। मैं तेरी हेल्प करने आया, तेरे हेल्प पूछा हूँ। सूरज है तेरी हेल्प, तो क्या बोलेगा, भाई तुम दोनों का, भाई तुम दोनों सुलझाओ। तो हमको तो ये लगेगा ना, ठीक है भाई, वो उसको भी हेल्प नहीं करे, मुझे भी लगेगा ना, फेयर इनफ।
पर्सनल तो हो इंडिया गया। वैसे बेसिकली नहीं वैसा खेल रहा है। नहीं नहीं, नहीं मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ अपने ऑडियंस के लिए। नहीं नहीं मैं एक चीज बताता हूँ कि अब इस समय ना थोड़ा सा इंडिया की सिचुएशन भी थोड़ी क्रिटिकल है, बिकॉज इंडिया ने भी ना चीजें अब थोड़ी सी ना आउट ऑफ कंट्रोल चीजें कर दी हैं, क्योंकि आप इसराइल चले गए, हम्म। मोदी साहब इसराइल चले गए। वहां पे जो वो 30 सेकंड का जो हक था उसमें क्या लास्ट बातें हग। हुई किसी को नहीं पता। यस। लास्ट हक था, पता नहीं क्या बातें हो रही थी, पता नहीं। एंड मैं तो बहुत ही मतलब दूसरी चीज ये है कि बहुत चीजें ना आपके अराउंड भी हो रही हैं। अगर आप देखो पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान इज ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, तो और पाकिस्तान का भाई सीन ये है कि उनकी अपने अंदर ही चल रहा है भाई, बलोच। बलूच उसके वगैरह बाद सब, हाँ। तहरी पाकिस्तान करके कुछ है, उनका एक और आर्मी अलग है। तो उनकी उनके वहीं लगी आप पड़ी है अभी। उनकी सिंध अलग चाहिए उनको। तो मेरे हिसाब से ना द टाइम इस समय ना बहुत क्रूशियल है। और इंडिया को ना मुझे लगता है इसका यूज करना चाहिए स्ट्रैटेजिकली। क्योंकि अब आप देखो ना, कंपनीज जो यूएई में है वहां पे हैं, आप उनको बोल सकते हो कि भाई ऐसा है, आप यहाँ इन्वेस्ट करो। इंडिया में तो अटैक नहीं है, आपको हम बेस्ट चीजें दे रहे हैं, बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी ना amazon का AWS में AWS डेटा सेंटर है कतर में। राइट। तो इसराइल ईरान ने वहां पे भी मिसाइल डाली है। हम्म। तो ईरान, आई थिंक थोड़ा सा ना डोनाल्ड ट्रम्प भी अंडर एस्टिमेट कर गए ईरान को। क्योंकि उन्हें लगा भाई क्या है, सन की बुद्धि वाले लोग हैं, ज्यादा ज्यादा 3-4 मिसाइलें 5-6 मिसाइलें मारेंगे, उसके बाद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे ये। लेकिन ईरान ने ना बहुत स्ट्रैटेजिकली सारा काम किया। ईरान ने पहले गल्फ में मिसाइलें मारी। उसके बाद आप देखो Amazon डेटा सेंटर्स में क्या जरूरत थी, लेकिन वहां मारी, क्योंकि दैट इज द फ्यूचर कि हम यहां भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, आपका डेटा सेंटर ही उड़ा दिया उन्होंने। ठीक। उसके बाद उन्होंने इसराइल पे मतलब लाइक कंटिन्यूअसली आप देख लो, आए दिन नई वीडियो आती हैं, सब कुछ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स उन्होंने वगैरह वहां पे सब भी सब कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल से डाल रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इसराइल एज वेल एज यूएस वाज नॉट, हाँ, लाइक दे एक्सपेक्ट वर नहीं कर रहे नॉट थे। एक्सपेक्टिंग। और वो एक्सपेक्ट इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा यार क्या है, 3-4 दिन की बात है, अभी इनको बाहर निकाल के खत्म कर देंगे। उनको लगा लेकिन अगर वहां, सुप्रीम लीडर गया तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट कर हाँ लिए ये लोग। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। आई थिंक दिस वॉर विल बी कंटिन्यूइंग। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मोस्ट कंटिन्यू हो प्रोबेबली। चलती रहेगी। 1-2 मंथ और तक तो चलेगा, 1-2 मंथ्स। हाँ, ऐसा एंड एंड ऐसा इसमें ऐसा जो, इंफॉर्मेशन आ रही है। और ऐसा लोग बोले कि 6 महीने तक भी चलेगा, ऐसा बोल रहे लोग। क्या पता। बट अगर यार मेरे चलेगा को छह ना, महीने के लिए, देन इट विल बी वेरी मैं डिफिकल्ट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। इट विल बी लाइक पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा वो, वो तो अगर होगा मैं ही। वॉर मैं चलता सही गया तो। बताऊं, मैं सही बताऊं देखो, दो चीजें हैं। यूएस में जो यूएस में बाइपोलर इलेक्शंस होने हैं अक्टूबर में। यस। ठीक है, तो ऑब्वियसली यूएस बैकआउट करेगा नहीं। इसराइल जिसने हमास को खत्म कर दिया है, गाजा लैंड पूरा कैप्चर कर लिया है, तो वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसराइल का तो वॉर ही इसलिए है कि वो अपने अस्तित्व के लिए, अपने प्रेजेंस के लिए वो अब लड़ रहा है। दे आर फाइटिंग फॉर देयर प्रेजेंस। ठीक है। ईरान, क्योंकि ईरान इसलिए लड़ रहा है बिकॉज देखो, लोग कहते हैं कि उनका सुप्रीम लीडर मर गया, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद ही उनके कंट्री एकजुट हुए हैं। वो चाहता है तो वो बंकर्स में जा सकते थे। ईरान में भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे बंकर्स हैं, लेकिन उनकी वो अपने मैंशन में रहे। उन्होंने अपनी फैमिली को भी मैंशन में रखा और वहीं पे अटैक हुआ, वहीं पे वो मारे गए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनकी डेथ ने एक मोटिवेशन का काम किया है ईरान के लिए। एंड ईरान इज लुकिंग डेडली राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है दे आर लुकिंग डेडली। और वो ना और बहुत ही स्टैटिकली वो अटैक कर रहे हैं। अगर आप देखें, पहले हम्म। उन्होंने गर्ल्स में अटैक किया, उन्होंने यूएस बेसिस को अटैक किया कि अगर तुम ये यूज करोगे। अब उन्होंने मैसेज भी दे दिया, जैसा कि जोशी भाई ने बताया
उसके बाद उन्होंने डेटा सेंटर्स में अटैक किया। अब वो अ, जो उनका पाथवे है वाटर टैंकर्स के लिए, बिल्कुल। ऑयल टैंकर्स के लिए, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो दे दे आर वर्किंग वेरी स्ट्रेटेजिकली। अब चीजें क्या होगी ना ब्लंट कि वर्क नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी अ डिजास्टर फॉर यूएस, एंड इट विल बी अ डिजास्टर इक्वल टू द वॉर ऑफ फिलीपींस एंड द वॉर ऑफ अफगानिस्तान। ये उससे भी गंदा डिजास्टर होगा यूएस के लिए, क्योंकि दे दे मतलब पहली बात, वो उतरेंगे नहीं वॉर में। ट्रम्प की एक चीज बहुत अच्छी है कि वो अपनी मिलिट्री को बाय फुट वहां पे हाँ ईरान में नहीं डिप्लॉय करेगा। ठीक है, ही डजंट वांट दैट बॉडी पैक्स। तो अपने सोल्जर्स की बॉडी पैक वो नहीं चाहता है, तो वो डिप्लॉय तो नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, वो छोटे छोटे ग्रुप्स को फंड करेगा, छोटे छोटे हाँ। मिलिट्री यस। को करेगा कि अपना तुम जाओ, तुम अगेंस्ट लड़ो उनके। तो जैसा कि सूरज ने पहले बोला कि इराक में भी इन्होंने यही किया था, दैट गेव अ बर्थ टू आईएसआई, आईसिस। और आईसिस क्रिएट हुई थी जब और वो फिर इन्होंने तालिबान अफगानिस्तान में टू फाइट अगेंस्ट यूएसएसआर, बिल्कुल। इन्होंने वन ऑफ द डेडलीस्ट टेररिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिजास्टर मैं बोलूंगा, उसामा बिन लादेन, अलकायदा। उसको क्रिएट किया था। तो ये फिर से कुछ ऐसा करने वाले हैं, और ये दूर की नहीं सोचते हैं। ये सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हमको ऑयल मिल जाए बस। ये बस। सिर्फ इस चीज के पीछे पड़े हैं। और अब मैं बात करूंगा एक लास्ट, कि इंडिया में ना ये जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे, इंडिया में ये डेथ हुई इनकी सुप्रीम लीडर की, तो बड़ा छाती पीट पीट के लोग रो रहे हड़कम मचा रहे हैं। लोग एकदम पूरा। फुलिशनेस मैं बोलूंगा। माना कि वो लखनऊ में रह रहे थे, कहीं पे भी रह रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी सिंपैथी है लोगों के साथ, ऐसे नहीं मानना चाहिए था यूएस को। ठीक है, वो भी एक कंट्री का लीडर है। यूएस को कोई हक नहीं बनता किसी को भी किसी के घर में घुस के मारने का। अगर हिम्मत है तो मैन टू मैन फाइट करो। लेकिन अगर तुमको इतनी ही दिक्कत है ना, दिस इज द मैसेज टू पीपल लिविंग इन इंडिया, अगर तुमको इतनी ही दिक्कत है तो एक काम करो, अपनी फ्लाइट बुक कराओ, ईरान जाओ, वहां जाके रो और वहां जाके लड़ो। भाई ठीक है, बस। प्लीज लीव कंट्री। करेक्ट। कश्मीर में ठीक है। मतलब राइट्स करा रहे ठीक। हैं, प्रोटेस्ट करा रहे हैं, क्या मतलब हाँ, है भाई, तुमको क्या क्या करना है? भाई मतलब है यहाँ भाई? हैदराबाद में भाई रैली कर रहे हैं, भाई रोड से जा रहे हैं। भाई क्या तुमको तुमको क्या लेना मतलब देना है? वहां जो हो रहा है। और ये भाई बोल रहे हैं मैं कि चलो मोदी तो सरकार, अगर एक आपकी मोदी हाँ सरकार एक स्टेट। जंग रोको। मतलब। हाँ, वो बोला हमें हमें ईरान भेजो, हमें आके परमिशन चाहिए नहीं तो ईरान जाने भेज की। भाई देना। परमिशन मैं के लिए तो जाओ। मैं जाओ भाई, मैं तुम लोग रिक्वेस्ट मैं परमिशन किस रिक्वेस्ट बात की चाहिए। हाँ जाओ ना, प्लेन बुक कराओ, जाओ अपना, जाओ वहां लड़ो मरो, जो करना वो करो, हमको इजाजत मिलेगी तो हम जाएंगे। अबे इजाजत ला, तुमको रोक कौन रहा है यार? तुम जाओ। यू आर टॉकिंग अबाउट द परमिशन, प्लीज गो अहेड। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ हेट्रेड फॉर अ रिलीजन, दिस इज नॉट अ हेट्रेड फॉर अ पर्सन, बट ये आप हेट्रेड है इंडिया में रह माइंडसेट के के ये ऊपर। माइंडसेट जो है माइंडसेट के लिए, ठीक है, वो। अगर आपका इतना माइंडसेट था इस सुप्रीम लीडर के लिए, तो भाई पहलगाम में अटैक हुआ था, कश्मीरों को, कश्मीरीज को उस एग्जैक्टली। समय अटैक, तब उस समय कहाँ थे? बोलना चाहिए था। तब कहाँ थे? ठीक है, आपकी आपकी रोजी रोटी पे अटैक हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक मेरा एक बहुत सिंपल सा मैसेज है, और आपने सुना भी होगा कई डिप्लोमेट्स को ये यूज करते हुए कि अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो प्लीज लीव आवर कंट्री। इतनी सीधी प्रॉब्लम सी है तो बात। प्लीज आप छोड़ वो दो एक कंट्री। एक एक सेंटेंस हो रहा है ना, सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। बस। जाओ भाई, तुम बिल्कुल। लोग सपोर्ट करो, ईरान जाओ जाओ बस। वहीं रहो, मजे करो। आपको हर दिन, भाई कितने प्रिविलेज्ड हो आप लोग, मतलब मैं तो ये बोलूंगा यार, ना बंकर्स हैं ना कुछ है, कोई ऐसी लड़ाई नहीं हो रही है आपकी कंट्री में, कितनी शांति है, आप आराम से रह रहे हो, आपको खाने को मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है। चीजें थोड़ी महंगी हो रही है बिकॉज, क्योंकि वो भाई वर्ल्ड में ही सब चीजें महंगी हो रही हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप ये इस तरीके की हरकतें करते हो। एंड आई वॉज लिसनिंग टू दिस ओवेसी, ही वॉज, मतलब मेरे को तो एकदम से ओवैसी साहब बिल्कुल ऐसे पलटे हुए नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि
जिनको दिक्कत है ईरान से हमको क्या लेना देना, हमारा देश महान, हमारा भारत महान। तो मैं बड़ा मतलब मुझे ऐसा अंदर से लगा कि भाई मतलब एक गाना है नाइट चेंजेस, अगर आप लोग सुने तो मैंने कहा भाई क्या बिल्कुल। चेंज हुआ है ये बंदा। तो इट इज अ बिग थिंग आई थिंक। यार मैं सही बताऊं, लिविंग सम फ्यू पीपल्स एंड ये जो फालतू के अनपढ़ लोग हैं, जो घर बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं, इनको छोड़ के ना बाकी को कोई मतलब ही नहीं है। आप देखो होली बन रही है, रमजान चल रहा है, लोग उसमें बिजी हैं, और उसके बाद अभी इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल आ रहा है कल, तो लोग उसमें तो बिजी लोग है। उसमें बिजी हैं। तो उनको नहीं फर्क पड़ रहा, मैं सही बताऊं, बहुत लोगों को फर्क भी नहीं, उन लोगों को पता भी नहीं कि वॉर चल रही है, ऐसा कुछ वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है, कुछ ऐसा शुरू हो गया। उनको क्या है भाई, वो अपना होली खेल रहे हैं, अपना रंग कौन सा लगा रंग रहे यूज हैं। करना है, रंग छूट नहीं रहा, मुंह पे लगा ली। इस पे हाँ, व्यस्त है वो लोग बस। तो ये चल रहा है एंड दे आर बिजी विद देयर लाइक डे टू डे लाइफ्स एंड ऑल दो स्टफ। तो भाई मैं तो इंडिया को यही बोलूंगा, स्टे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर, और ये सब अपना ग्रो करो भाई, इकोनॉमी जो चल रही वो चल रही है। और मैं तो ये बोलूंगा भाई, अगर इस बहाने आपको अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मिल रहा है, वो भी ले लो। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, बिकॉज आई थिंक हम अपडेट्स लेके आते रहेंगे और बिल्कुल। चीजों पे। एंड अगर कुछ अपडेट हुई तो, वरना ऐसे ही मुझे लगता है, तो मुझे तो यही लगता है ऐसे ही मिसाइल इधर उधर फेंकते रहेंगे एक दूसरे पे। और अनटिल अनलेस कोई नई कंट्री, ट्रम्प साहब अब वो मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प ना के पास एक बाउल है और उसमें वो चिट्टियां ऐसे रख रखी हैं, और वो आज पर्चियां किस पे निकालते हैं कि अटैक हमने इस करेंगे। पे अटैक करें। हाँ। तो अब उन्हें क्यूबा चाहिए। अब क्यूबा क्यों चाहिए मुझे नहीं समझ में आया, मैं रिसर्च करूंगा कि क्यूबा क्यों चाहिए अब उनको। तो एंड समवेयर आई थिंक कि यार ना थोड़ा सा दिस केस इज लास्ट लास्ट लाइन बोलूंगा, लेकिन आप लोग सोचिएगा, प्लीज कमेंट डाउन करिए, जो लोग ये व्यू जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डू यू थिंक दिस ऑल things are happening because they want that people should not think about Epstein files, कि बिल्कुल। उसमें कुछ ऐसा डिजास्टर है जो ट्रम्प चाहते हैं कि वो बाहर ना आए। कुड बी दैट रीजन कि भाई लोगों को वॉर में लगा दो और वो इसके बारे मामला में दबा दो। अब कौन ही बात कर रहा है ना। कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में, जो चल रहा था वो अब हट गए पूरा। तो कमेंट डाउन जो देख रहे हैं, बिल्कुल, आप क्या सोच रहे हैं। कमेंट करिए, और किसके नाम से आप सरप्राइज हुए हैं, आप ये भी बताइए। यस। चलिए फिर। टिल देन, लाइक शेयर एंड कमेंट and subscribe to our YouTube channel. We'll keep you updated on this war, and maybe if India wins the World Cup, we'll be back with a celebration. यस, एब्सोल्युटली। And जोशी साहब भांगड़ा करके दिखाएंगे, सब भांगड़ा करेंगे उस दिन। सब करेंगे भाई, सब करेंगे। चलिए फिर, रखते हैं फिर से। ठीक है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चलिए।